A very good afternoon. Now, in this session, we are continuing with the class of Indian Partnership Act 1932. So, we are going to discuss section 48. Well, now we have discussed incoming and outgoing partners. Then we have discussed about the dissolution of partnership firm. Then we have now we are going to discuss what are the modes of settlement of accounts between the partners. कि जब आपकी फॉर्म डिसॉल्व हो गई है, पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो गई है, अब आपके क्या किस तरह से अकाउंट्स हैं जो पार्टनर्स के बीच में वो कैसे सेटल होते हैं, किस मैनर में सेटल होते हैं, क्या मोड्स हैं उसको सेटल करने के लिए दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 48. So in settling the accounts of the firm, after dissolution, कुछ रूल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन ये जो रूल्स हैं दैट इज सब्जेक्ट टू दी एग्रीमेंट बाय दी पार्टनर्स. अगर एग्रीमेंट है तो ये रूल्स ऑब्जर्व नहीं किए जाएंगे. पहला रूल क्या है आपका कि अगर कोई भी लॉसेस हुए हैं, कोई नुकसान हुआ है जिसमें कि डेफिशिएंसी है कैपिटल की, इज इट क्लियर? देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल, दैट शैल बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट्स. इज इट क्लियर? दैट शैल बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ द प्रॉफिट्स. उसके बाद वो कैपिटल में से पे होगा, और लास्टली पहले प्रॉफिट है अगर, दूसरा कैपिटल्स में से, तीसरा लास्टली अगर जरूरत पड़ी बाय दी पार्टनर्स इंडिविजुअली इन द प्रपोर्शन जिसमें उनको प्रॉफिट मिलना था, जिसमें उन्होंने प्रॉफिट शेयर करना था, उसी प्रपोर्शन में पार्टनर्स है इंडिविजुअली अपने आप देंगे. इज इट क्लियर? सेकेंड क्या है कि जो एसेट्स है फर्म के, उस एसेट्स फर्म के एसेट्स में वो सम भी इंक्लूड हो जाएगा जो पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूट किया था कैपिटल को पूरा करने के लिए. जितना कैपिटल इन्वेस्ट करना था उसको पूरा करने के लिए वहां पे लगाया था. अगर जरूरत पड़ी तो फिर पार्टनर्स इंडिविजुअल भी उसी कैपिटल शेयर करेंगे एंड दैट शैल बी अप्लाइड. और वो किस तरह से अप्लाई होगा? सबसे पहले आप थर्ड पार्टी से अगर कोई डेट लिया है, कोई कर्जा लिया है, तो वो सबसे पहले थर्ड पार्टी का डेट पे करोगे. दूसरी बात क्या है कि जब हर एक पार्टनर को आप पे कर रहे हो रेटेबली, व्हेन यू आर पेइंग ईच पार्टनर, तो क्या ड्यू है फ्रॉम द फर्म, उस पार्टनर को क्या ड्यू है फर्म से, और एडवांसेस करोगे एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द कैपिटल. थर्ड क्या देखोगे, कौन सा रूल है? जब आप हर एक पार्टनर को रेटेबली पे कर रहे हो, व्हाट इज ड्यू टू हिम एन अकाउंट ऑफ कैपिटल, कितना कैपिटल उन्होंने दिया था. लास्टली क्या है? रेजिड्यू, जो बच गया. अगर कुछ बच गया है वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दोगे. किस प्रोपोर्शन में डिवाइड करोगे? जिसमें उन्होंने शेयर, जो प्रॉफिट का शेयर लेना था उसी प्रोपोर्शन में उसमें पार्टनर्स में डिवाइड कर दोगे. तो अब ये जो रूल्स आपके सेक्शन 48 में दिए गए हैं, ये पार्टनर्स को एप्लीकेबल है अगर पार्टनर्स ने इन पॉइंट्स पे कोई एग्रीमेंट नहीं किया, बिकॉज दे हैव रिटन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, ही सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट बाय द पार्टनर. ये तभी ये रूल्स एप्लीकेबल है अगर पार्टनर्स ने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है. 48(1) के अकॉर्डिंग क्या है कि जो पार्टनर्स है वो लॉस को बेयर करेंगे उसी प्रपोर्शन में जिस तरह से उन्होंने प्रॉफिट या लॉस शेयर करना था. अब यहाँ पे देखो एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ए बी सी है, इन्होंने देखो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था जब बिजनेस स्टार्ट किया था, और वो कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट किया था? 25,000, 20,000 का और 5,000 का. मींस कि ए ने 25,000, बी ने 20,000 एंड सी ने 5,000 कंट्रीब्यूट किया था. लेकिन जो उनके शेयर था प्रॉफिट और लॉसेस का वो इक्वल था. तो टोटल कैपिटल कितना हो गया आपका? 50,000 हो गया. अब जो एसेट से रियलाइज थे वो 20,000 के हो गए हैं. डेफिशिएंसी कैपिटल में कितना आ रहा है? 30,000 का. सो हर एक 30,000 का आ रहा है, तो हर एक पार्टनर है इज लायबल टू कंट्रीब्यूट 10,000 रुपीज ईच. लॉस जो हुआ है, लॉस को पंप करने के लिए, तो वो डेफिशिएंसी कम करने के लिए, पूरी करने के लिए 10,000 हर एक मेंबर, हर एक पार्टनर है वो कंट्रीब्यूट करेगा. अब जब पार्टनर्स ने ये डेफिशिएंसी पूरी कर दी है तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 50,000 का अवेलेबल है. तो ये जो ये किस लिए यूटिलाइज्ड होगा? फॉर द रिटर्न ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स. अब जैसे ए ने 25,000 तो उसको 25,000, बी ने को 20,000 और सी को 5,000.
इज इट क्लियर? नेक्स्ट थिंग ये क्या कह रहे हैं कि अगर एक या एक से ज्यादा पार्टनर आपका इंसॉल्वेंट हो गया है तो वो अपना कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे शेयर फॉर द लॉस। सॉल्वेंट पार्टनर्स है, they are also not bound to contribute for the share of the insolvent partner का शेयर वो contribute नहीं करेंगे। So this was held in Garne versus Murray. This is an English case law. Next, ये था सेक्शन 48 किस तरह से मोड आप ये अकाउंट सेटलमेंट करोगे पार्टनर्स के बीच में। अब सेक्शन 49 क्या कहता है कि जो फर्म के डेट्स हैं और जो सेपरेट डेट्स हैं उनकी पेमेंट किस तरह से। अब जब फर्म ने कोई जॉइंट डेट्स ड्यू थे फर्म से, ठीक है, जब कोई फर्म से जॉइंट डेट्स ड्यू थे और सेपरेट डेट्स भी ड्यू थे फ्रॉम एनी पार्टनर, जॉइंट डेट्स भी ड्यू थे फर्म से, सेपरेट डेट्स भी ड्यू है फ्रॉम एनी पार्टनर, तो जो प्रॉपर्टी है फर्म पहले किसको यूज होगी, जो जॉइंट डेट्स है। सो प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म वो पहले किसको अप्लाई होगी, इन दी पेमेंट्स ऑफ द डेट जो जॉइंट है, जॉइंट डेट्स के लिए। और अगर कोई सरप्लस बच गया है तो वो किसको देंगे, जो सेपरेट प्रॉपर्टी थी पार्टनर की, सेपरेट डेट से पार्टनर को, तो उसको पे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब सेक्शन 49 क्या कह रहे हैं, वेयर देयर आर जॉइंट डेट्स ड्यू फ्रॉम द फर्म और सेपरेट डेट्स भी है ड्यू फ्रॉम एनी पार्टनर, जो प्रॉपर्टी है फर्म की शैल बी अप्लाइड इन द फर्स्ट इंस्टेंस इन द पेमेंट ऑफ द डेट्स ऑफ द फर्म, मतलब ये जॉइंट डेट्स। और अगर कोई सरप्लस बच गया एंड इफ देयर इज एनी सरप्लस देन द शेयर ऑफ ईच पार्टनर, ठीक है, जो शेयर है ईच पार्टनर का, दैट शैल बी अप्लाइड इन पेमेंट ऑफ हिज सेपरेट डेट्स और पेड टू हिम। तो सेपरेट प्रॉपर्टी है पार्टनर की शैल बी अप्लाइड फर्स्ट इन द पेमेंट ऑफ हिज सेपरेट डेट्स, और जो सरप्लस है इन द पेमेंट ऑफ द डेट्स ऑफ द। सेक्शन 50 क्या कहता है, पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न आफ्टर डिसोल्यूशन, पर्सनल प्रॉफिट्स जो आपने डिसोल्यूशन के बाद अगर कोई अर्न किए हैं, नाउ अगेन सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। तो सेक्शन 50 है, यहाँ पे पार्टनर पर्सनल प्रॉफिट्स कर रहा है आफ्टर डिसोल्यूशन, और लेकिन वाइंडिंग अप से पहले तो उनको उसको वो प्रॉफिट्स अकाउंट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, कि अगर पार्टनर्स के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको छोड़ के जो प्रोविजंस है क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 16, प्रोविजंस है सेक्शन 16 क्लॉज ए की, वो किसको अप्लाई होंगी, कौन से ट्रांजेक्शंस को, by any surviving partners, is it clear, by the represent surviving partner या deceased partner के representatives हैं, is it clear? So see, subject to the contract between the partners, provision of clause A of section 16 shall apply to the transaction by any surviving partners, by the representatives of a deceased partners, undertaken after the firm is dissolved on account of the death of the partner, on account of the death of the partner and before its affairs have been completely wound up, is it clear? And before its affairs have been completely wound up, कि जब डिसॉल्व हो गए लेकिन अभी कंप्लीटली वाउंड अप नहीं हुए हैं, तो उस टाइम पे अगर कोई प्रॉफिट्स किए हैं वो अकाउंट करने पड़ेंगे। प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइजो भी लगा दिया अब इन्होंने यहाँ पे, देखिए, provided that where any partner or his representative has brought the goodwill of the firm, जहां पे भी sorry guys, I think so there was any internet was down. So proviso क्या है section 50 की, proviso says कि where any partner or his representative has bought the goodwill of the firm, कि जहां पे कोई पार्टनर या उसका रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने गुडविल खरीद ली है फर्म की, nothing in this section shall affect his right to use the firm name, अब उसने खरीद ही लिया है तो वहां पे उसकी राइट को अफेक्ट नहीं किया जाएगा। This was section 50. Now next is section 51. What section 51 says? Return of premium on premature dissolution. जहाँ पे पार्टनर है उन्होंने कोई प्रीमियम पे किया है पार्टनरशिप में जब एग्जिस्ट एंटर किया था, इज इट क्लियर? अब जब पार्टनर है कोई पार्टनर, पार्टनरशिप फिक्स टर्म के लिए थी, फिक्स टर्म के लिए थी, ठीक है, सपोज 2 साल के लिए 3 साल के लिए थी, तो पार्टनरशिप में वहां पे कोई पार्टनर है उन्होंने जब पार्टनरशिप में एंटर किया था उसके लिए उन्होंने एक प्रीमियम पे किया था, नीचे एक अमाउंट पे किया था, और अब फर्म है वो डिसॉल्व हो गई है
पार्टनरशिप के टर्म से एक्सपायर होने के लिए, 3 साल की पार्टनरशिप थी, उससे पहले ही पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है। और किस वजह से हो रही है? किसी भी वजह से हो सकती है एक्सेप्ट बाय द डेथ ऑफ द पार्टनर। देन जिस पार्टनर ने वो प्रीमियम पे किया था, उस पार्टनर को उसका वो प्रीमियम की रीपेमेंट की जाएगी, प्रीमियम वापस किया जाएगा, या उसका उतना पार्ट वापस किया जाएगा जितना रीजनेबल है। इज इट क्लियर? सी, वेयर अ पार्टनर has paid a premium on entering into a partnership for fixed term and firm is dissolved before the expiration of that term, otherwise than by the death of the partner, he shall be entitled to repayment of the premium or of such part as therefore may be reasonable. So regard being had to the terms upon which he becomes a partner. तो जब उसका प्रीमियम पे करेंगे, क्या देखेंगे कि किस ग्राउंड्स पे वो पार्टनर बना था, कौन सी टर्म्स में वो पार्टनर बना था, एंड टू द लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच ही वाज अ पार्टनर। अनलेस क्या है? फर्स्ट, डिसोल्यूशन इज मेनली ड्यू टू हिज ओन मिसकंडक्ट। डिसोल्यूशन किसकी वजह से? उसके मिसकंडक्ट की वजह से। लेकिन अगर डिसोल्यूशन उसकी मिसकंडक्ट की वजह से हुआ, तब उसको कोई प्रीमियम नहीं वापस किया जाएगा। सेकंड, डिसोल्यूशन इज इन परस्यूएंट ऑफ एग्रीमेंट कंटेनिंग नो प्रोविजन फॉर द रिटर्न ऑफ प्रीमियम और एनी पार्ट ऑफ। तो अगर लेकिन डिसोल्यूशन जब हुई थी, मतलब उससे पहले आपने एग्रीमेंट कर लिया था कि अगर कल को पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई है तो वहां पे प्रीमियम वापस नहीं पे किया जाएगा, या उसका कुछ पार्ट भी पे नहीं किया जाएगा। इज इट क्लियर? तो सेक्शन 51 आपका क्या कह रहा है कि जब भी कोई पार्टनरशिप एट विल है, उस टाइम पे पार्टनर ने प्रीमियम में प्रीमियम पे करके एंटर किया है, तो अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ दैट टर्म, उस टाइम पे ही विल बी, उसको रीपेमेंट मिल जाएगी, अपने प्रीमियम को वापस किया जाएगा या उसका कुछ पार्ट है। लेकिन अगर वो मिसकंडक्ट उसकी वजह से, उसी पार्टनर की वजह से, कि मिसकंडक्ट की वजह से पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हुई है, देन इन दैट केस वो वहां पे उसको प्रीमियम नहीं पे होगा। या फिर है कि वहां पे ऑलरेडी एग्रीमेंट था कि अगर पार्टनरशिप पहले डिसॉल्व हो रही है तो वहां पे प्रीमियम नहीं पे वापस नहीं होगा, या फिर उसका पार्ट ऑफ द प्रीमियम भी वापस नहीं होगा। दिस वाज सेक्शन 51। नाउ सेक्शन 52 क्या कह रहा है आपका? राइट्स वेयर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो गया फॉर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। नाउ कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टनरशिप क्रिएट कर रहा है वो रिसाइंड हो गया किस ग्राउंड पे? ऑफ फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। जो कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप क्रिएट कर रहा है, दैट इज रिसाइंडेड ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, या कोई भी पार्टी है, ठीक है, कोई भी पार्टी है, आई एम सो सॉरी, कि जहां पे कॉन्ट्रैक्ट में पार्टनरशिप क्रिएट हो गया और वो रिसाइन हो गया, कैंसिल हो गया, किस ग्राउंड पे? फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंट किया है किसी पार्टी ने, सो पार्टी है वो रिसाइंड कर सकती है विदाउट प्रेजुडाइज टू एनी अदर राइट। इज इट क्लियर? सी, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटिंग पार्टनरशिप, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट जो कि पार्टनरशिप क्रिएट कर रहा है वो रिसाइंड हो गई है on the ground of fraud or misrepresentation, any of the parties therefore party entitled to resign is without prejudice to any right entitled। ठीक है, यहां से दोबारा पढ़ो आप कि किसी भी ग्राउंड पे रिसाइंड कर रहे हो आप फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पार्टी देयर ऑफ विदाउट प्रेजुडाइज टू एनी अदर राइट, कोई और राइट नहीं उनकी अफेक्ट होनी चाहिए। पार्टी इंटाइटल्ड टू रिसाइंड इज इंटाइटल्ड, वो क्या है? लीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं, मीन्स कि अगर कुछ उनके पास प्रॉपर्टी है वहां पे वो रिसाइड कर सकते, अपने पास रख सकते हैं, लियन की राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, राइट ऑफ रिटेंशन एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई सरप्लस बचा है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, एसेट्स हैं फर्म के वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, रिमेनिंग आफ्टर द डेट्स ऑफ द फर्म हैव बीन पेड। लेकिन जब ये राइट्स आप कब एक्सरसाइज कर सकते हो? जब फर्म के डेट्स पे कर दिए हैं फॉर एनी से, अगर उसने कोई सम पे किया है फॉर द परचेज ऑफ अ शेयर इन द फर्म, या फिर फॉर कोई भी उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, ये सब कंप्लीट करने के बाद ही, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद ही आप ये राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। सेकंड क्या है? to rank as a creditor of the firm in respect of any payment made by him towards the debts of the firm। अब यहाँ पे क्या है, आपको क्या बताया गया है कि अगर कोई रैंक है, आपके जो फर्म में रैंक है वो क्रेडिटर की है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पेमेंट, जो आपने पेमेंट की थी ऑफ द फर्म, तब भी
वो आपकी राइट अफेक्ट नहीं होगी। थर्ड क्या है कि पार्टनर इंडेमनिफाई करेगा या पार्टनर्स इंडेमनिफाई करेंगे जौन से पार्टनर्स फ्रॉड के लिए गिल्टी हैं, मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए गिल्टी हैं अगेंस्ट ऑल दी डेट्स ऑफ दी फर्म। इज इट क्लियर? सो सेक्शन 52 आपका किस बारे में बात कर रहा है? सेक्शन 52 इट इज टॉकिंग अबाउट दी कि अगर आपकी जो राइट्स जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है वो रिसाइंड हुआ है किस वजह से? फ्रॉड से, कॉन्ट्रैक्ट से। इज इट क्लियर? वहां पे रिसाइंड हुआ है तो इन दैट केस आप क्या करोगे? जो और राइट्स हैं वो किसी की राइट्स को अफेक्ट नहीं होगा। इज इट क्लियर? सी, जस्ट अ मिनट गाइस। This was article section 52. Now 53 क्या है? 53 क्या कह रहे हैं? What 53 is talking about? 53 क्या कह रहा है आपका? 53 आपका इट इज टॉकिंग अबाउट राइट टू रिस्ट्रेन फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म नेम और फर्म प्रॉपर्टी। कि जैसे ही फर्म डिसॉल्व हो गई है, हर एक पार्टनर या उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है इसके रिगार्डिंग, तो कोई भी पार्टनर या उसका रिप्रेजेंटेटिव सिमिलर बिजनेस कैरी नहीं कर सकता फर्म के नेम पे, और फर्म की प्रॉपर्टी नहीं यूज कर सकते हैं या फर्म का नाम नहीं यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। सी, आफ्टर अ फर्म इज डिसॉल्व, after a firm is dissolved, every partner or his representative may, in the absence of contract between the partners to the contrary, restrain any other partner. किसी भी पार्टनर को रोक सकता है उसके रिप्रेजेंटेटिव को कि वो कोई भी सिमिलर बिजनेस कैरी ना करे इन द फर्म नेम और फ्रॉम यूजिंग एनी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म फॉर हिज ओन बेनिफिट। लेकिन कब तक रोक सकते हैं? जब तक फर्म के अफेयर्स कंप्लीटली वाउंड अप नहीं हो रहे हैं। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जब एक बार कंपनी डिसॉल्व हो जाती है वो कंप्लीटली, तब तक नहीं आप वहां पे राइट्स और लाइबिलिटी पार्टनर्स की कंटिन्यू होती है जब तक वो कंप्लीटली वाउंड अप नहीं हो जाती है। सो अंटिल द अफेयर्स ऑफ द फर्म हैव बीन कंप्लीटली वाउंड अप तब तक रोक सकते हैं। सो प्रोवाइडो, प्रोवाइजो क्या कह रही है? दैट वेयर एनी पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव हैज ब्रॉट द गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, जब किसी पार्टनर ने, उसके रिप्रेजेंटेटिव ने फर्म की गुडविल खरीद ली है, वहां पे उसकी राइट्स अफेक्ट नहीं होंगी। तो ये आपका सेक्शन 53 था कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को फर्म का नाम और फर्म की प्रॉपर्टी यूज करने से रोक सकते हैं जब तक आपके जो फर्म है वो कंप्लीटली बाउंड अप नहीं हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट आपका है सेक्शन 54, एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। तो ये एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आपने सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपका क्या कह रहे हैं सेक्शन 27 में कि जो पार्टनर्स है कि कोई अग्रीमेंट होगा, अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है कि रिस्ट्रेंट, आप किसी को ट्रेड बिजनेस के लिए रोक लगा रहे हो उसकी, तो उसमें क्या होगा? सो सी व्हाट इज सेक्शन 54, पार्टनर्स, जस्ट कि जो पार्टनर्स है मे ऑन और इन एंटिसिपेशन ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म make an agreement that some or all of them will not carry on a business similar to that of the firm। कि जो पार्टनर्स हैं मे और इन एंटिसिपेशन कि वो फर्म डिसॉल्व हो रही है, वो इस वजह से कि फर्म डिसॉल्व हो रही है तो वो अग्रीमेंट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। सो पार्टनर्स मे ऑन make an agreement that some of or all of them will not carry on a business। की पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, सारे के सारे पार्टनर्स या कुछ पार्टनर्स हैं वो सिमिलर बिजनेस नहीं कैरी करेंगे फर्म के विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। अदरवाइज आप किसी के ट्रेड प्रोफेशन बिजनेस के रोक नहीं लगा सकते हो। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट भी है। Everybody has a right to carry on this trade profession business, लेकिन दैट शुड बी लॉफुल। तो आप किसी के उस पर रोक नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पे आप एग्रीमेंट कर सकते हो कि एक स्पेसिफाइड टाइम में, आप स्पेसिफाइड पीरियड में, स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स में आप ये नहीं कर सकते हो, यही सेम बिजनेस नहीं कैरी कर सकते हो। इज इट क्लियर? ये सेम बिजनेस नहीं कैरी कर सकते हो इस पर्टिकुलर एरिया में इतने टाइम पीरियड के लिए। कितना टाइम पीरियड है दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस।
Notwithstanding anything contained in section 27 of the Indian Contract Act 1872, such agreement shall be valid if the restriction imposed are reasonable. ठीक है, जो वो है सेक्शन 27 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसको छोड़ के अगर कोई एग्रीमेंट आप ऐसा कर भी रहे हो जिसमें रिस्ट्रिक्शंस आपने रीजनेबल इंपोज की हैं, तो वो आपका क्या होगा, वैलिड होगा. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या आ गया, सेल ऑफ गुडविल, दैट इज सेक्शन 55, सेल ऑफ गुडविल आफ्टर डिसोल्यूशन. अब जब पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो गई है, उसके बाद कोई आपकी गुडविल सेल कर रहे हो, गुडविल सेल कर रहे हो, तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, सी सब सेक्शन 1 सेक्शन 55. जब एक फर्म के अकाउंट्स सेट कर रहे हो आप, ठीक है, डिसोल्यूशन के बाद, तो जो गुडविल है वो दैट विल बी इंक्लूडेड इन दी एसेट्स. ठीक है, जो फर्म की गुडविल है वो भी एसेट्स में इंक्लूड है. मैंने यहाँ छोड़ दिया है, एक लाइन छोड़ी है बीच में, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ. जब भी आप फर्म के अकाउंट सेट कर रहे हो डिसोल्यूशन के बाद, वहां पे क्या एसेट्स इंक्लूड, तो जब गुडविल है जो पार्टनरशिप फर्म की, वो किसमें इंक्लूड होगी, पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स में. और वो या तो सोल्ड कर सकते हो, या तो सेपरेटली, या फिर प्रॉपर जो दूसरी प्रॉपर्टी है फर्म की उसके साथ आप सेल कर सकते हो. गुडविल को अलग से भी सेल कर सकते हो, और या फिर वो दूसरी प्रॉपर्टी है जो फर्म की उसके साथ भी सेल कर सकते हो. लेकिन दिस इज सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. In settling the accounts of a firm after dissolution, जो goodwill है that is subject to the contract between the partners and that will be included in the assets, और वो आप either separately sold कर सकते हो या फिर किसके साथ, property of the firm. नेक्स्ट क्या है, सबसेक्शन 2, बायर्स और सेलर जो गुडविल को बेच रहे हैं और गुडविल को खरीद रहे हैं, उनकी राइट्स क्या होंगी. यहाँ पे गुडविल है जो फर्म की, ये सोल्ड होगी आफ्टर डिसोल्यूशन, तो पार्टनर है, ही मे कैरी ऑन अ बिजनेस कंपीटिंग विद दैट ऑफ द बायर ऑफ द गुडविल. इज इट क्लियर? जहाँ पे गुडविल फर्म की सेल होगी है डिसोल्यूशन के बाद, तो पार्टनर है वो बिजनेस कैरी कर सकते हैं जो कि कंपीट कर सकता है विद दैट ऑफ द बायर ऑफ द गुडविल, और वो एडवर्टाइज भी कर सकते हैं अपने बिजनेस को. लेकिन फिर से उन्होंने कहा कि अगर परचेजर और सेलर के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है तो ही मे नॉट, उसके अकॉर्डिंग ये वो फॉर्म का नाम नहीं यूज करेगा. ही मे नॉट यूज, सब्जेक्ट टू द, अगर हुआ है देन ही कैन यूज. अगर वो परचेज सेलर और बायर के बीच में हुआ है कि वो फॉर्म का नाम यूज कर सकते हैं, देन ही कैन, अदरवाइज अगर नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करेगा एज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म. एंड लास्ट इज कि वो अपने कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करेगा जो कि डिसोल्यूशन से पहले फर्म के साथ डील कर लेते. नाउ व्हाट इज द सबसेक्शन 3, देखिए क्या है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, सो कोई भी जो पार्टनर है अपॉन द सेल ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, वो एग्रीमेंट कर रहे हैं विद द बायर की जो पार्टनर्स हैं वो बिजनेस कैरी नहीं करेंगे सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्म, स्पेसिफाइड पीरियड या उसमें. हाँ, तो उसमें क्या है कि स्पेसिफाइड एरिया में, स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स में दैट दे कैन डू. और notwithstanding anything contained in section 27 of Indian Contract Act, ये अग्रीमेंट वैलिड होंगे अगर जो रिस्ट्रिक्शन इंपोज है वो रीजनेबल. क्लियर? नाउ लेट अस डिस्कस केस लॉ ऑन दिस. हुक्मी चंद वर्सेस जयपुर आइस एंड ऑयल मिल्स. इसमें क्या हुआ था, जब फर्म डिसॉल्व हो रही थी, पार्टनरशिप फर्म में डिसॉल्व हो रही थी, जो रिटायरिंग पार्टनर है उन्होंने अपना जो शेयर था गुडविल में वो दूसरे पार्टनर के फेवर में सेल कर दिया था, और अग्री किया था विद देम दैट वो इसी तरह का बिजनेस बाहर जाके नहीं कैरी करेंगे इतने पर्टिकुलर एरिया में जो उसकी पोजीशन में है, और एडजॉइनिंग दी फॉर्म्स फैक्ट्री में नहीं कैरी करेंगे. लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब उन्होंने अपना लैंड सोल्ड कर दिया था टू हिज फादर, ठीक है, अपना लैंड उन्होंने सोल्ड कर दिया अपने फादर को, जो कि पार्टनरशिप में एंटर किए फॉर कैरिंग ऑन द सेम काइंड ऑफ बिजनेस ऑन दैट. अदर पार्टनर्स ने इंजंक्शन का सूट फाइल कर दिया अगेंस्ट द रिटायरिंग पार्टनर, उसके फादर के अगेंस्ट, और जो फादर के पार्टनर थे उन तीनों के अगेंस्ट इंजंक्शन का सूट फाइल किया कि उनको रोक लगा दी है कि ये बिजनेस इस लैंड पे कैरी ना करें. तो यहाँ पे हेल्ड हुआ था कि जो कंडीशन थी एग्रीमेंट में वो सिमिलर बिजनेस कैरी करने की नहीं थी बाय द रिटायरिंग पार्टनर ऑन, और वो कहाँ पे थी, एडजॉइनिंग प्रीमिसेस थे, वो रीजनेबल है. लेकिन अगर आप ट्रांसफरीज को भी रोक रहे हो
रिटायरिंग पार्टनर जिसको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा, अगर उसको भी रोक रहे हो यहाँ पे, वो रीजनेबल है या नहीं है, तो वो भी रीजनेबल है, सो इंजंक्शन यहाँ पे इशू की। क्लियर? सो दिस वाज द टॉपिक रिगार्डिंग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। Is it clear, guys? So in the next session, we are left with the last topic of the partnership, that is registration of partnership firm. We are going to discuss in next session. Thank you so much.